नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लोक प्रशासन विषय की पेपर सेकंड की आंसर की। आइए बात करते हैं। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपाइन दैट अ कोलिजियम शुड रिकमेंड अ पैनल ऑफ नेम्स टू द चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। यानी निम्न में से किसका यह मत था कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम मुख्यमंत्री कैबिनेट के समक्ष रखे जाने चाहिए। तो आपको बताते चले, इसका जो करेक्ट आंसर है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड एआरसी है। सेकंड एआरसी की ही रिकमेंडेशन थी कि कॉलेजियम द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव है उसके नाम मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष रखे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हेन वाज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन सेटअप, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। विच ईयर्स बजट एंडेड द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी किस वर्ष के बजट से आयोजना एवं गैर आयोजना व्ययों में भेद समाप्त किया गया। तो आपको बताते चले, ये जो है 2017-18 में इस तरह का जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, आपको एक लिस्ट दे रखी है ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान और कैबिनेट मिशन के बारे में, और आपको जो सही साल है इसका उसके साथ इसका मिलान करना है। तो ऑगस्ट ऑफर जो है वो हमें पता है 8 अगस्त को आया था। कौन से साल में आया था? तो ये जो साल था 1940 तब आया था, इसलिए ए का जो है थर्ड ऑप्शन रहने वाला है। यानी ओवरऑल ऑप्शंस का भी जो थर्ड ऑप्शन है वही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ए को थर्ड से मैच कर रखा है। फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमें पता है जो क्रिप्स मिशन आया था वो साल 1942 में आया था। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। इसी के साथ कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया था, यानी डी का सेकंड रहने वाला है। और वेवल प्लान जो है वो आपका 1945 में आया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो अंतर्राज्य परिषद जो होती है आपकी इंटर स्टेट काउंसिल, वही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड GVK राव कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन 1985, यानी 1985 में जो GVK राव समिति की नियुक्ति की गई थी वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित किसने की थी। तो आपको बताते चले, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है यानी भारत का योजना आयोग जो है भारत का, उसी ने नियुक्ति की थी GVK राव समिति की। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑर्गुमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट, यानी नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों की वृद्धि के संबंध में मंत्रियों की समिति का प्रतिवेदन जो है वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो 1963 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। फिर पूछा गया है, व्हेन वाज द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी CAPART वाज सेटअप। तो इसकी जो स्थापना है वो साल 1986 में की गई थी। 1986 में CAPART या कपाट, जैसे भी आप इसे याद रखना चाहें, की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, कौन सा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, पर इजी कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इतना कॉमन होने के बावजूद कैंडिडेट्स जो हैं इस क्वेश्चन के आंसर में गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका जो आंसर है वो 243D है। जी हाँ, आर्टिकल 243D में वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको मैच करना है, शेड्यूल्स दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनकी बात करी हुई है। आइए पहले
पढ़ लेते हैं। 4th शेड्यूल, 10th, 9th और 2nd शेड्यूल की बात यहाँ पे की गई है। पहला ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के संबंध में उपबंध। दूसरा है संसद के उच्च सदन में सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हम सभी जानते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस यानी राज्यसभा जो है उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स के लिए 4th शेड्यूल में बात की गई है। तो चौथी अनुसूची जो है उसका मिलान हमें करना होगा 2nd ऑप्शन के साथ में। फिर दल बदल के आधार पर निर्भरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डेफिकेशन जो है इसकी बात की गई है 10th शेड्यूल में यानी 10वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस यानी कुछ नियमों तथा विनियमों का वैधीकरण जो है वो 9वीं अनुसूची के द्वारा किया जाता है 9th शेड्यूल के साथ में। और फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये बात की गई है 2nd शेड्यूल में। आइए मिलान कर लेते हैं। ए के साथ में जाएगा आपका ऑप्शन 2nd और ऐसा है सिर्फ एक ही ऑप्शन है आंसर्स में अवेलेबल, ऑप्शंस में अवेलेबल। बी के साथ में जाएगा 3rd और इसी तरीके से आपका जो ऑप्शन 1st है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है आपको। राज्यों के नाम दिए गए हैं और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है गवर्नर्स की उनसे आपको मिलान करना है। आपको बताते चले ये जो क्वेश्चन है आपका ये आर्टिकल 371 से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 में हमें पता है 371 से लेकर के 371J तक कुछ राज्य और उनसे रिलेटेड जो राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में बात की गई है। उनसे रिलेटेड प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं भारतीय संविधान में। आइए पढ़ते हैं। बात हमें करनी है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और गुजरात की, पर इसके अलावा जो बाकी राज्य बच गए हैं 371 से 371J तक के उनके बारे में आपको जा कर के चेक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जिनका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 में। क्योंकि जैसा कि हम बात हमेशा से करते आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हद तक निर्धारित करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट पेपर भी है वो कैसा आने वाला है और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर पेपर्स की वो सुनिश्चित करती है कि आपका सिलेक्शन नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, क्योंकि इससे जो बनी हुई फाउंडेशन है उससे आपको मजबूती मिलती है, आपकी तैयारी जो है उसको एक दिशा मिलती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स के आसपास बात की गई है हम जा कर के अपना होमवर्क करें उन टॉपिक्स पर और कोशिश करें कि हम उसे अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाएँ, याद भी रख पाएँ। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है जब आप इसे जा कर के देखेंगे आर्टिकल 371 को और इसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा याद रहने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास डिफरेंट तरह की। इस तरह के एग्ज़ाम में याद रखने के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज जो हैं वो फॉलो करें, ये इंश्योर करने के लिए कि हमें वो चीज़ें याद हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स का पैटर्न जो है वो फॉलो करते रहें। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके पास में वन स्टॉप सोल्यूशन PYQ वन स्टॉप, जहाँ पर ना सिर्फ हम कंसेप्ट क्लैरिटी में आपकी मदद करते हैं बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाते हैं फ्रीली और उनकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है। अभी क्योंकि हम आंसर की का मिलान कर रहे हैं तो हम एक्सप्लेनेशन पे आज से जितना फोकस नहीं रख पाएंगे। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो इनके डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसी के साथ में हम कंसेप्ट डिस्कशन के साथ में इनकॉर्पोरेट करते हुए PYQ लेकर आएंगे। आइए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नागालैंड की बात की गई है, गुजरात की बात की गई है, मणिपुर और सिक्किम की बात की गई है और जो प्रोविजंस हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज़, लॉ एंड ऑर्डर, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड और पीस एंड सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट यानी पृथक विकास बोर्ड, कानून तथा व्यवस्था, शांति तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है। तो आपको बताते चलें नागालैंड जो है वहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नर की हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, कानून तथा व्यवस्था सुनिश्चित करने की। इसी के साथ सिक्किम में बात की जाती है पीस एंड सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट यानी शांति तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां रहती हैं।
और मणिपुर में बात की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज़ की, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन की एक विशेष जिम्मेदारी जो है वो राज्यपाल के पास दी गई है। और गुजरात में गवर्नर को इंश्योर करना होता है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, यदि उसकी ज़रूरत हो तो पृथक विकास बोर्ड जो है इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। ऐसे में ए के साथ में अगर सेकेंड ऑप्शन में मिलान की बात अगर हम करें तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी का थर्ड, ये भी दोनों में है, पर सी जो है इसका फर्स्ट है यहाँ पर जबकि फोर्थ है। हमें चाहिए सी का फोर्थ ऑप्शन, यानी सेकंड जो ऑप्शन है ओवरऑल आपका वही करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कौन सी मंत्रिमंडल समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं को देखती है। तो राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, वो इन सभी मामलों को देखती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत विहित है। तो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट जो है राज्य के प्रक्रिया विषयक नियम, वो बात करते हैं मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की पावर्स और फंक्शन से संबंधित। आगे पूछा गया है व्हाट should be the degree of disability for claiming reservation in post services under the central government, यानी केंद्र सरकार के अधीन पदों सेवाओं में आरक्षण की मांगे हेतु कितने प्रतिशत डिग्री विकलांगता आवश्यक है। तो 40% जो है ये इसका आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में बात की जा रही है द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन सेवाओं पर है। आइए पहले ऑप्शंस की जांच कर लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ द नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेस, थल सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई सदस्य, एनी ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का कोई भी अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्र सरकार सेवा नियमों द्वारा विनियमित अन्य सेवाएं, एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ में नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो आपको बताते चले डिफेंस फोर्सेस का कोई भी मेंबर जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी ऑफिसर जो है वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता, ना ही कोई पर्सन जिसे अपॉइंट किया गया हो सेक्रेटेरिएट स्टाफ के अंतर्गत फॉर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता। सिर्फ सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स, जो केंद्र सरकार सेवा नियमों द्वारा विनियमित सेवाएं हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सिर्फ वही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी केवल सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट नो टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर का अधिरोपण या संग्रहण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 265 ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर का अधिरोपण या संग्रहण नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कंसल्टेशन शुड बी मैंडेटरी इन द cases of dismissal or removal of a government servant as per the recommendations of second ARC, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार किसी सरकारी सेवक को बर्खास्त करने या हटाए जाने पर निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ परामर्श करना आवश्यक होना चाहिए। तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाती है इस संदर्भ में। सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया है कि यूपीएससी की परमिशन के बिना, यूपीएससी की नॉट एज सच परमिशन पर उनके परामर्श के बिना, उनकी रिकमेंडेशन के बिना
ये ठीक नहीं रहेगा। तो उनकी परामर्श लेना जो है वो मैंडेटरी किए जाने की उन्होंने सिफारिश की है यदि सरकारी सेवक के खिलाफ बर्खास्तगी का या हटाए जाने का केस बनता है तो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। Who of the following observed that divisional commissioners ought to be expeditors, coordinators, advisors and supervisors? यानी निम्न में से किसका यह मानना था कि संभागीय आयुक्तों को शीघ्र निस्तारक, समन्वयक, सलाहकार एवं पर्यवेक्षक होना चाहिए। ये उन क्वेश्चंस में से है जिन्हें अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, तो वी वुड रिकमेंड कि आप इसे रिजर्व कैटेगरी में रखें। एज सच हमें लगता है कि इसका जो आंसर है वो वीरप्पा मोइली होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, पर तब भी हम इसे रिजर्वेशन की कैटेगरी में भी रख रहे हैं। जब भी हमें इसके बारे में बेहतर अपडेट मिलेगी एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो हम आपको शीघ्र ही इसके बारे में अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा, यानी निम्न में से कौन सा ग्राम सभा के संदर्भ में सही नहीं है। आइए ऑप्शंस की जांच कर लेते हैं। मिनिमम 2 मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इट्स नोटिस शुड बी गिवन टू विलेजर्स 7 days प्रायर टू द मीटिंग, ग्रामवासियों को बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। तो नहीं 7 नहीं 5 दिन जो है इसकी बात की जाती है। द कोरम फॉर ग्राम सभाज मीटिंग विल बी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या का दशांश होनी चाहिए। कोरम इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ मीटिंग कॉल्ड आफ्टर सस्पेंडिंग द मीटिंग ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, यानी गणपूर्ति के अभाव में एक बार स्थगित की गई बैठक के दोबारा आहूत किए जाने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि 7 नहीं 5 दिन पहले जो है ग्रामवासियों को बैठक की सूचना दिए जाने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स पावर टू एंट्रस्ट एनी मैटर अंडर द एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू अ स्टेट विद इट्स कंसेंट, यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है जिसके अधीन राष्ट्रपति संघ सरकार के कार्यपालक अधिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को राज्य की सहमति से इन्हें सौंप सकते हैं। तो अनुच्छेद 258 यानी आर्टिकल 258 जो है इसके तहत ऐसा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। तो नेवा का जो उद्देश्य है वो है सभी राज्य विधानमंडलों की कार्यप्रणाली को कागज़ रहित बनाना, टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेशंस पेपरलेस। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिला आयोजना समिति का कार्य नहीं है। तो आपको बताते चले जो पहला ही ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि गत वर्ष की कुल योजना राशि की 125% राशि तक नई योजना तैयार करनी होती है। प्रिपरेशन ऑफ न्यू प्लान अप टू 125% ऑफ लास्ट ईयर्स टोटल प्लान अमाउंट। बाकी के ऑप्शंस की भी जांच कर लेते हैं। कंसल्टिंग टेक्निकल ऑफिसर्स फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी जिले के समग्र विकास हेतु तकनीकी अधिकारियों से परामर्श करना, बिल्कुल ठीक बात है। ग्राम पंचायतों को वार्षिक योजना तैयार करने के लिए निर्देशित करना, यानी प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू विलेज पंचायत्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जिले के भौगोलिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान लगाना। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। राज्यसभा कांट डिस्कस मनी बिल, राज्यसभा धन विधेयक पर विचार नहीं कर सकती है, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि भाई वोट नहीं कर सकती है राज्यसभा पर, डिस्कस ज़रूर कर सकती है, विचार ज़रूर कर सकती है। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। एक बार आगे के ऑप्शन जांच लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टिक करना होता है क्वेश्चन पेपर्स में, और यदि हम बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ पाते तो हम सूटेबिलिटी के हिसाब से तुलना नहीं कर पाते ऑप्शंस की। तो बेहतर यही रहता है कि हम आगे बढ़कर
बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लें एक बार ताकि कोई चूक ना हो जाए। आइए देखते हैं। ऑल प्रपोजल्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैव टू बी फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी सभी व्यय प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पूर्व स्वीकृत होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी लोकसभा स्पीकर सर्टिफाइज वेदर अ बिल इज मनी बिल और अ नॉन मनी बिल। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1 ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ मेंबर ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल, यानी कौन सा एक राज्य जो है मध्य क्षेत्र परिषद का सदस्य है। तो दिए गए ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट ARC एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके गठन के समय मोरारजी देसाई जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। बाद में हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और के हनुमंता राय जो है वो इसके अध्यक्ष बने, पर क्वेश्चन में गठन की बात की गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है मोरारजी देसाई रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच सेक्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रन belonging to the disadvantaged or weaker sections by the private unaided institutions, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत निजी गैर अनुदानित संस्थाओं द्वारा वंचित और कमज़ोर वर्गों के कम से कम 25% बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। तो धारा 12 जो है सेक्शन 12 के तहत, सेक्शन 12 के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द कमिटीज फॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन है जिसे हमने रिजर्व कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके बारे में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही हम आपको बेहतर और रिलायबल अपडेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है on whose recommendation Indian Institute of Public Administration was set up in New Delhi। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, किसकी सिफारिश पे हुई थी। अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉल एच एपलबाई। पॉल एच एपलबाई की रिपोर्ट आई थी 1953 में, जिसके बाद 1954 में जो IIPA है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच ईयर वॉज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएटेड। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि एक ऑल इंडिया सर्विस है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1966 में इसे स्थापित किया गया था, क्रिएट किया गया था। और यहाँ पर आपके जो है टोटल 101 क्वेश्चंस पेपर सेकंड के हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हुई है इन क्वेश्चन से, चाहे वो आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया हो, तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात रहती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो यदि आपको कहीं से भी लगता है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है, इससे आपकी मदद हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अपनी सक्सेस की जर्नी में, सफलता का मुकाम हासिल करने की और बढ़ने के लिए।